दोस्तों, भारत के संविधान के बारे में बात करने के लिए सिर्फ अमरीकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम या फ्रांस की राज्य क्रांति सिर्फ इधर तक चर्चा कर लेने से हम बहुत सारी उन बातों को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने हमारे संविधान में एक जगह पाई है। कोई एक विचारधाराएं थीं, कुछ की घटनाएं घटी थीं और कुछ पृष्ठभूमि में आया जिसके कारण भारत के संविधान को जैसा कि वह है हम देखते हैं। दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति या अमेरिका की क्रांति, इसमें जो प्रभावी जो तथ्य थे वो केवल राजाओं के या अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार और अत्याचारी समाज, गरीबों की, किसानों की जो स्थिति थी वो, और दूसरा जो धार्मिक भ्रष्टाचार फैला हुआ था उससे वो सीमित थी और इन्हीं दो से वो प्रभावित हुई थी। अमेरिकी स्वाधीनता के बाद और भारत की स्वतंत्रता मिलने तक कुछ और भी परिवर्तन संसार में आए थे और इन परिवर्तनों ने लोगों को बहुत से फायदे दिए। जीवन स्तर सुधरा, दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना सरल हुआ, विचारों का आदान प्रदान भी सरल हुआ और लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन थे वो बढ़ते चले गए। कई तरह से समाज ने तरक्की की, लेकिन कुछ चीज़ें जो आज आपकी पीढ़ी, जो खास करके जो नई पीढ़ी है, जो अभी 30-35 से कम की है, जो चीज़ बिल्कुल उन्हें प्रभावित नहीं करती, आकर्षित नहीं करती, जिसे हम समाजवाद कहते हैं। आकर्षित न कर पाने में प्रमुख कारण तो ये है कि समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। किसी ने कहा है कि ये ऐसा हैट है कि जो चाहे इसको पहनता रहता है और इसी कारण इसका शेप बिगड़ गया है। किंतु समाजवाद संसार की एक सच्चाई था, है और रहेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रजातंत्र संसार की एक सत्यता थी जिसके लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी और एक अच्छी बात थी, उसी तरह समाजवाद भी हम उसको भुला नहीं सकते हैं। आज भले ही समाजवाद से संसार का मोह भंग हो चुका है और उसे एक बड़ी बेकार की चीज़ समझा जाता है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि समाजवाद की जो विचारधारा थी, अगर वो ना आई होती इस सब पिछली 2 शताब्दियों में और इस पर मनुष्य ने विचार न किया होता और उसका प्रयोग कुछ देशों में न हुआ होता और जहाँ जमींदारों से और राजाओं से सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में आई थी और ये वैसी की वैसी उनके हाथ में आ गई होती है और वो पूरी तरह इस व्यवस्था के मालिक बन गए होते और जो समाजवादी आंदोलन हुए, समाजवादी विचारधाराएं फैली और उन्हें जो जनता से समर्थन प्राप्त हुआ, इसके कारण से श्रमिक वर्ग के जो भी कर्मचारी जिनके पास आय के साधन नहीं थे, उनके जीवन पर जो बहुत बड़े घातक परिणाम हो सकते थे वो नहीं हुए, क्योंकि इस पर ब्रेक लगाने के लिए एक बड़ा समाज का एक अच्छा, उतना ही संवेदनशील, उतना ही आदर्शवादी वर्ग पैदा हो गया था जिसने फ्रांस की रिवॉल्यूशन को जन्म दिया या 19वीं शताब्दी में समाज में परिवर्तन लाए, राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाए। ये वैसे ही लोग संवेदनशील थे, जिन सहानुभूति थी दबे कुचले हुए लोगों के साथ। इन लोगों ने आंदोलन चलाए और मैं समझता हूँ कि फ्रांस की राज्य क्रांति से 5-10 गुने व्यक्ति इस विचारधारा को लागू कर पाने में या इसको मान्यता दिलवाने में से 5-10 गुने, 20 गुने लोग मारे गए हैं। यहाँ तक कि जहाँ उधर राजा और अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों को ख़त्म होते समय जो कुछ भी हुआ,
उसकी जो काउंटर रेवोल्यूशन थी, प्रतिक्रांति, ये उतनी मजबूती से नहीं आई और संगठित रूप से नहीं आई। कोशिश की गई। आप लोग जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, मैटरनिख का नाम सुने होंगे, और भी पूरे यूरोप में क्रांति को की दिशा पलटने की कोशिश की राजवंशों ने की। जो विजात वर्ग था उसने प्रयास किए, लेकिन ये थोड़े समय के लिए थे और ज़्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। एक बार प्रजातंत्र के विचार आने के बाद में वो एक निरंतर उस प्रगति ही होती गई है। किंतु मध्यम वर्ग में जो वर्ग इसका सबसे बड़ा जिसका हित हुआ था